नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। दोस्तों तो इकोलॉजी से दोस्तों आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी श्रृंखला। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस पीसीएस और यूसी नेट का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर इकोलॉजी होता क्या है, पारिस्थितिकी होता क्या है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा देते हुए विचारकों ने बताया कि सजीवों को अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है और इस संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। जो दोस्तों पर्यावरण से चारों जो जीव जंतुओं का दोस्तों संबंध होता है, जिसका हम उसमें अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहा जाता है या इकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोस्तों, इकोसिस्टम इकोलॉजी दो चीजें अलग अलग हैं दोस्तों। इकोसिस्टम होता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्तों, और इकोलॉजी होता है वो पारिस्थितिकी होता है दोस्तों, जिसमें कि हम जीवों के पर्यावास यानी जीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करते हैं दोस्तों। इकोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। इकोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी। यानी कि दोस्तों एनिमल इकोलॉजी यानी ए दोस्तों, यानी कि जिसमें हम जीव जंतुओं के, जिसके हम दोस्तों जीव जंतुओं के दोस्तों रहने के आवास का अध्ययन करते हैं। जीव जंतुओं के दोस्तों पर्यावरण से संबंधित, किस प्रकार से जीव जंतु पर्यावरण से संबंधित होते हैं, किस प्रकार से जीव जंतु दोस्तों पर्यावरण में निवास करते हैं, किस प्रकार से जीव जंतु पर्यावरण में दोस्तों अपने आप को ढाल के रहते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं किसमें? जीव जंतु यानी एनिमल इकोलॉजी में दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर हम प्लांट इकोलॉजी में कैसे किसका अध्ययन करते हैं। तो नाम से ही पता है दोस्तों, प्लांट इकोलॉजी यानी कि वनस्पतिक परिस्थिति दोस्तों, यानी इसमें दोस्तों हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधे वातावरण से अपना तालमेल बना के, आपका सामंजस्य बना के दोस्तों अपना जीवन यापन करते हैं। किस प्रकार से पेड़ पौधे अपने इस पृथ्वी पे दोस्तों वातावरण से सामंजस्य बना के रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन दोनों का अध्ययन हम किस में करते हैं दोस्तों? इकोलॉजी में करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। हैकल ने दोस्तों आपसे पूछ सकता है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? यानी कि पारिस्थितिकी दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों, सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हैकल ने। कब किया था? 1869 में। 1869 में दोस्तों हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। इन्होंने बताया कि जो इकोलॉजी होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है दोस्तों ओइकस और एक होता है लोगस। यानी कि ओइकस का अर्थ होता है हाउस यानी कि घर, क्या होता है दोस्तों? घर। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि किसका? यानी कि जीवों के घरों का अध्ययन ही क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कि जिस विज्ञान में हम जीवों के रहने का, घर के निवास का अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। और पारिस्थितिकी शब्द का दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1869 में हैकल ने किया था दोस्तों, ठीक है। और इकोलॉजी पौधों जंतुओं के निवास अथवा पर्यावरण का अध्ययन है। यानी वही है दोस्तों, इकोलॉजी में हम पौधों, जीव जंतुओं और उनके निवास का स्थान का जो अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। और जानते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपकी ग्रीक भाषा दोस्तों, कौन सी? ग्रीक भाषा। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपकी अपनी हिंदी दोस्तों।
स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो कि आप ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। जैसे कि अपनी हिंदी हो गई, अपनी हिंदी हो गई, वीडियो हो गया, पेट कॉम्बो, पेट बुक, आर की बुक, लेखपाल की बुक। दोस्तों ये आप बुक मंगा सकते हैं, ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभदायक, और सारी पुस्तकें फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत या परेशानी तो ये नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे जानते हैं दोस्तों डायरेक्शन या परिभाषा, डिफिनेशन दोस्तों, डिफिनेशन की बात की जाए, डिफिनेशन दोस्तों, परिभाषा। हीकल ने क्या कहा 1869 ईस्वी में? हीकल ने कहा जीवों और उसके वातावरण के पारस्परिक दोस्तों, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। यानी हीकल ने कहा दोस्तों जीवों और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, हीकल के अनुसार। और योजन ओडम दोस्तों, योजन ओडम ने 1971 ईस्वी में कहा कि प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। जो प्रकृति की संरचना है, जो प्रकृति की बनावट है, उसी का जब हम अध्ययन करते हैं कि जीव किस प्रकार से प्रकृति में अपने निवास का यानी बनाते हैं, किस प्रकार से वो बनावट में रहते हैं, उन्हीं का अध्ययन क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहा जाता है, यानी पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों टेलर ने कहा 1936 ईस्वी में टेलर ने परिभाषा दी दोस्तों, इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। वही दोस्तों टेलर ने भी वही बात कही। टेलर ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र वो परिस्थिति वह है दोस्तों जिसके माध्यम से जीव परस्पर, जीव जो होते हैं जिसके अंतर्गत समस्त जीव पर समस्त पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करते हैं, यानी समस्त जीव जो पर्यावरण से संबंध का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। यानी जो समस्त जीवों का पर्यावरण से संबंध होता है, किस प्रकार से वो पर्यावरण से संबंध करके अपने जीवन यापन करते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। किस प्रकार से वो पर्यावरण में अपना निवास बनाते हैं, किस प्रकार से वो पर्यावरण में अपने निवास स्थान को चुनते हैं, वो क्या कहलाता है? उसी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि हम पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं। ये दोस्तों आपकी हिंदी ड्यूरो का नया बैच प्रारंभ दोस्तों 2023 ₹999 में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच। आइए दोस्तों परिस्थिति के अंतर्गत हम जानते हैं पर्यावास। दो शब्दों को जानते हैं दोस्तों, पर्यावास यानी कि दोस्तों पर्यावरण हो गया और वास का अर्थ होता है निवास, यानी कि पर्यावरण के अंदर निवास करने वाले ने का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पर्यावास। जैसे जीवों का आवास दोस्तों, पर्यावास का अर्थ हुआ जीवों का आवास। और जीवों के आवास के लिए दोस्तों दो चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं कि हमारे जो जीव हैं दोस्तों जब वो आवास करते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? घटक। सबसे पहले दोस्तों आपसे यानी कि जो जीव आवास करते हैं वह एक होता है कि अलग होता है? जीवों का जो आवास होता है दोस्तों वह एक होता है कि अलग होता है? जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शेर और हिरन का आवास एक होता है कि नहीं? तो जंगल। आप कहें हाँ सर शेर और हिरन का आवास एक ही होता है यानी कि जंगल। पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जीवों का आवास है, अगर आप कह रहे हैं कि शेर और हिरन का जंगल होता है, हम कह रहे हैं आपको व्हेल मछली का दोस्तों, व्हेल मछली का आवास क्या जंगल है? नहीं, व्हेल मछली का आवास क्या है? समुद्र है। व्हेल मछली का आवास क्या है दोस्तों? समुद्र है। क्योंकि व्हेल मछली कहाँ रहती है दोस्तों? समुद्र में रहती है। तो आवास क्या हो सकता है? आवास एक भी हो सकता है और आवास अलग भी हो सकता है। समुद्र व्हेल हो गई दोस्तों, शार्क हो गई, ये क्या है? ये सारी जीव जंतु जो होती है, जो मछलियां होती हैं, ये किस में रहती है? समुद्र में रहती है। पर दोस्तों शेर है, हिरन है, आपका भालू है, चीता है, ये सब एक ही में रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो यानी जो आवास है आपका, जो जीवों का आवास है दोस्तों, वो एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। पर दोस्तों अब बात करते हैं घटक की। घटक क्या होता है? घटक क्या होता है दोस्तों? घटक यानी कि हमारी दोस्तों आंतरिक संरचना,
जिससे किसी, जैसे हमारी संरचना दोस्तों, शरीर की संरचना हुई है किससे हुई है दोस्तों, यानी अस्थियों से हुई है। जैसे कहा जाता है ना, पंचभूतों से हुई है, अग्नि से, आग से, मिट्टी से, इससे हुई है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो संरचना हुई है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि संरचना हुई है हाथ, पैर, आंख, नाक, जिसमें दोस्तों और सारी ग्रंथियां हैं, लीवर है, यकृत है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, एक घटक है, यानी कि घटकों के माध्यम से एक शारीरिक रचना क्या है दोस्तों, घटक कहलाता है। घटकों के माध्यम से जो रचना की जाती है, शारीरिक रचना की जाती है, वो क्या कहलाता है, घटक कहलाता है। तो दोस्तों घटक में क्या आवश्यक होता है, घटक में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है क्या, जल। तो दोस्तों बिना जल के आप निवास कर सकते हैं, बिना जल के दोस्तों आपका अस्तित्व हो सकता है, नहीं। जल में ना आप, बिना जल के ना आप निवास कर सकते हैं, ना आवास कर सकते। तो जीव के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। और जल के साथ साथ क्या होता है, भोजन। दोस्तों भोजन भी जीव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना भोजन के वह निवास नहीं कर सकता। दोस्तों जिस प्रकार से आपको मालूम होगा, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर हुआ दोस्तों, तो शेर कैसे स्थान पर रहता है, शेर ऐसे स्थान पर रहता है जो हरा भरा हो, जहां पे नदी हो दोस्तों, और पास में कई सारे जानवर हो जिसका वो शिकार कर सके दोस्तों, यानी भोजन का। तो वो ऐसे ही स्थान पर रहना दोस्तों पसंद करेगा, नहीं तो वो ऐसे स्थानों पे नहीं रहेगा जहां पे दोस्तों वह अपना, यानी कि भोजन न मिले उसे, पानी न मिले दोस्तों, और आश्रय न मिले दोस्तों, यानी आश्रय यानी निवास स्थान दोस्तों, यानी कि जीवों को निवास स्थान भी मिलना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। अगर जैसे कि आप जानते हैं, जो सारे जीव होते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य होते हैं दोस्तों, पूरा दिन दोस्तों आप विचरण करते हैं, इधर उधर बाहर कहीं विचरण करते हैं, पर रात में आप अपने घर को लौटते हैं ना, उसी प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, पूरे दिन विचरण करते हैं, पूरे दिन शिकार करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, अपना दोस्तों घूमते फिरते रहते हैं, पर रात में उन्हें एक स्थान ऐसा चाहिए जहां पे रुक के वो अपनी निद्रा ले सकें, आराम कर सकें दोस्तों। तो वो अपना आश्रय ढूंढते हैं। तो उनके लिए एक उचित आश्रय होना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब न करे, कोई उनको रोक टोक न करे, तो उचित आश्रय वो ढूंढते हैं दोस्तों। जब तक उन्हें ये तीनों चीजें दोस्तों, आश्रय, जल और भोजन, ये तीनों चीजें नहीं मिलती तो वो वहां पे निवास नहीं करते। इन तीनों चीजों का एक जीव के लिए, एक जंतु के लिए दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। और चाहे वनस्पति हो दोस्तों, पेड़ पौधे हो, उन सब के लिए भी ये चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निकेत की। निकेत क्या होता है? निकेत दोस्तों जो भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। जो भिन्न भिन्न जीव हो दोस्तों रहते हैं, उनका पर्यावास एक हो सकता है। जैसे शेर है, हिरन है, भालू है, इन सब का पर्यावास एक हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल एक हो सकता है भाई। शेर, भालू, चीता, हाथी, ये सब क्या है? ये सब एक ही जंगल में रहते हैं ना, तो एक हो सकता है ना, बिल्कुल एक हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, पर जो कार्यात्मक क्षमता होती है, जो इनकी कार्यात्मक क्षमता होती है, जैसे शेर की हो गई दोस्तों कार्यात्मक क्षमता, और भालू की कार्यात्मक क्षमता क्या एक होगी दोस्तों? उनकी कार्यात्मक क्षमता, शिकार करने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, और दोस्तों यानी कि आक्रमण करने की क्षमता, ये सब क्या है दोस्तों? अलग अलग होती है। शिकार करने की क्षमता क्या है? अलग अलग होती है दोस्तों। जितना दूर शेर दहाड़ सकता है, क्या उतना दूर भालू दहाड़ सकता है? नहीं था। बोलने की क्षमता उतनी भालू की नहीं होती। तो सबकी जो कार्यात्मक क्षमता होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? अलग अलग होती है। और यही कार्यात्मक इकाई दोस्तों क्या होती है? निकेत कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो अलग अलग कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों, ये क्या कहती है? निकेत कहलाती है। तो हर जीव जंतु की दोस्तों जो कार्यात्मक इकाई होती है वो अलग अलग होती है। जो क्षमता होती है, आप कह सकते हैं कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, कार्यात्मक क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है दोस्तों। और वही कार्यात्मक इकाई और वही कार्यात्मक क्षमता क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। आइए नेक्स्ट जानते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत दोस्तों। आता है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत कब दिया था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में दोस्तों किसने? अर्नेस्ट नेस ने दोस्तों। कौन दिया था? अर्नेस्ट नेस ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था पारिस्थितिकी सिद्धांत? कब दिया था? 1972 ईस्वी में। किसने दिया था? अर्नेस्ट नेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और उन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक दिया गहन परिस्थितिकी का सिद्धांत। किसका दिया? पहला था दोस्तों गहन परिस्थितिकी का सिद्धांत। दूसरा बताया उन्होंने सतही परिस्थिति का सिद्धांत।
किसका बताया? सतही परिस्थिति का सिद्धांत। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर गहन परिस्थिति सिद्धांत क्या होता है और सतही परिस्थिति का सिद्धांत क्या होता है? तो दोस्तों अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि गहन परिस्थिति सिद्धांत क्या होता है और सतही परिस्थिति का सिद्धांत क्या होता है। ये याद रखिएगा, परिस्थिति का सिद्धांत 1972 ईस्वी में किसने दिया था? अर्नेस्ट नेस ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? अर्नेस्ट नेस ने। आइए दोस्तों, ये आपके वीडियोग्राम का नया बैच महाबचत ऑफर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1299 रुपए में। आइए दोस्तों, अब परिस्थिति सिद्धांत की बात की जाती है, सर्वप्रथम गहन परिस्थिति की बात की जाती है दोस्तों। अगर हम गहन परिस्थिति की बात करें दोस्तों, यानी प्रकृति केंद्रित विचारधारा, प्रकृति केंद्रित, प्रकृति को श्रेष्ठ मानना, यानी दोस्तों गहन परिस्थिति के अंतर्गत हम प्रकृति को सब कुछ मानते हैं कि प्रकृति से हमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति ने जिस प्रकार से ये पृथ्वी बनाई है, जिस प्रकार से ये धरातल बनाई है, उसी प्रकार से उसमें हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए खुशी खुशी। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम बहुत ही दोस्तों नुकसानदायक हो सकता है, बहुत ही विनाशकारक हो सकता है। जिस प्रकार से प्रकृति का संरचना हुई है, जिस प्रकार से प्रकृति का निर्माण हुआ है दोस्तों, उस प्रकार से ही हमें उसमें निवास करना चाहिए और उसी प्रकार दोस्तों हमें प्रकृति को क्या करना चाहिए? पूजना चाहिए, प्रकृति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। यानी कि प्रकृति के अंतर्गत ही सारे कार्य करने चाहिए, प्रकृति से ही दोस्तों उससे सामंजस्य बना के हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। यानी प्रकृति को ही दोस्तों श्रेष्ठ माना गया। क्या किया गया? प्रकृति को ही सब कुछ माना गया दोस्तों, कि अगर प्रकृति से कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो उसका दुष्परिणाम होगा। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से झेल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से अगर इसी तरह से हमारा वैश्विक तापमान बढ़ता गया तो एक दिन संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। कुछ लोगों का मानना है, मनोवैज्ञानिक साइंटिस्टों का मानना है दोस्तों, कि अगर हमने प्रकृति से जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, अगर वो हमने बंद नहीं किया दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। दोस्तों जो हमारे हिम पर्वत है, वो जैसे इतनी जब वैश्विक तापमान है, इतनी गर्मी है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं दोस्तों? पिघल रहे हैं, जिससे जल का स्तर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और प्रकृति के द्वारा दी गई केंद्रित विचारधारा, प्रकृति को श्रेष्ठ मानना ही क्या कहलाता है? गहन परिस्थिति का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। यही है सिद्धांत दोस्तों, इसमें हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानते हैं, सब कुछ प्रकृति के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। वही स्थिति क्या कहलाती है? गहन परिस्थिति कहलाती है दोस्तों। अब बात करते हैं सतही परिस्थिति की दोस्तों। सतही परिस्थिति यानी मानव केंद्रित विचारधारा और मनुष्य को श्रेष्ठ माना। जैसे सतही परिस्थिति के अंतर्गत दोस्तों अभी आपने देखा था कि जब क्या कहते हैं भूकंप आने वाला होता है, जब क्या कहते हैं दोस्तों चक्रवात आने वाला होता है, जब भारी वर्षा होने की संभावना होती है, तो हम क्या करते हैं? वहां से अपने लोगों को हटा देते हैं, वहां से अपने लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तो दोस्तों वो क्या हुई? तो हमने मनुष्यों ने क्या किया? प्रकृति के अकॉर्डिंग जो प्रकृति विनाश करने वाली थी उससे बचा लिया लोगों को। तो ये क्या हो गया? सतही परिस्थिति हो गई, यानी मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया दोस्तों। इसमें क्या किया गया? इसमें मनुष्य को श्रेष्ठ मान लिया गया कि मनुष्य श्रेष्ठ है भाई, सारी आपदाओं से, सारी विपदाओं से मनुष्य हमें बचा सकता है। तो सतही परिस्थिति में दोस्तों मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया, मानव केंद्रित विचारधारा रखी गई कि मानव के अकॉर्डिंग जो थॉट्स है वो दोस्तों विचारधारा का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो किसके अंतर्गत होता है? सतही परिस्थिति के अंतर्गत होता है दोस्तों। तो ये चीज दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ दोस्तों, नया बैच प्रारंभ आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ इकोलॉजी। दोस्तों जो स्कोप है इकोलॉजी का कैसे है? वर्गीकरणात्मक क्षेत्र दोस्तों, क्लासिफिकेशन स्कोप। दोस्तों अगर हमें वर्गीकरणात्मक किया गया, वर्गीकरण दोस्तों, वर्गीकरणात्मक क्षेत्र,
वर्गीकरणात्मक क्षेत्र दोस्तों, वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जीवों का दोस्तों जो वैरायटी होती है उनकी अलग अलग करके हमें अध्ययन करना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में, हमारे परिवेश में, हमारी पृथ्वी पर जीवों की असंख्य प्रजातियां हैं। तो दोस्तों वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियां हैं, जीवंतु वनस्पतियां इनकी सबकी असंख्य प्रजातियां। तो दोस्तों बिना इनका वर्गीकरण किए, इनको अलग अलग बांट के बिना हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। उसे हमें दोस्तों अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम उनका अध्ययन कर पाएंगे कि हाँ यार ऐसी भी होती है, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं, ऐसे भी वनस्पति पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, ऐसे भी इस वनस्पति से ये औषधि बनाई जा सकती है, ये जड़ी बूटी है। तो दोस्तों वर्गीकरण हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भौतिक रसायन क्षेत्र दोस्तों, यानी फिजिकल केमिस्ट्री स्कोप। दोस्तों भौतिक रासायनिक क्षेत्र भी कुछ होते हैं जिनका अध्ययन हमें करना पड़ेगा, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम दोस्तों उनका भौतिक रासायनिक क्षेत्रों का अध्ययन हम कर सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों, हम जानते हैं कि कहीं पे दोस्तों पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे जल बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पे स्थल है, कहीं पे हरे भरे वातावरण है, कहीं पे दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वातावरण है, कहीं पे दोस्तों और भी ज़्यादा यानी कि आपके कहीं पे दोस्तों गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे दोस्तों वर्षा होती है। तो भौगोलिक सारे वातावरण के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, कि हमें किस प्रकार से तब हम दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी दोस्तों हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वो भौगोलिक क्षेत्र का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किस्म पारिस्थितिकी में दोस्तों। अब बात करते हैं अनुवांशिक क्षेत्र की दोस्तों, जेनेटिक स्कोप। दोस्तों अनुवांशिकता होती क्या है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। अनुवांशिकता होती है कि जो हमारा जो जीन्स होता है दोस्तों, जीन के माध्यम से यानी गुणसूत्र के माध्यम से जो हमारे जीन्स होते हैं एक दूसरे में दोस्तों डाइवर्ट होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं दोस्तों। माता पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र में क्या होते हैं, डाइवर्ट होते रहते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं, अनुवांशिकता कहलाते हैं दोस्तों। वो क्या कहलाती है, अनुवांशिकता के गुण कहलाते हैं दोस्तों। जैसे अनुवांशिकता के गुण में होते हैं, जैसे कि आपके पिताजी लंबे हैं तो आप भी दोस्तों, आपकी भी हाइट क्या होगी, अच्छी खासी हो। कभी कोई बच्चा माता जी पड़ जाता है, उसकी हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार से कलर भी दोस्तों, कभी काले कभी गोरे, तो ये क्या है, अनुवांशिकता के लक्षण। तो उसी प्रकार से अनुवांशिकता के लक्षण जीव जंतुओं में भी होते हैं दोस्तों। ये जीव जंतुओं में स्थानांतरण होते रहते हैं। कुछ जीव जंतु, कुछ बीमारियां होती हैं दोस्तों जो जीव जंतु में स्थानांतरित होते हैं। कुछ वनस्पति होते हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ वनस्पति होते, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें भी दोस्तों क्या करते हैं, भेदभाव देखने को मिलता है, अनुवांशिकता देखने को मिलता है। अरे यार ये पेड़ ऐसा था, फिर ये इसका ऐसा हुआ, ये जीव ऐसा था, इसका बच्चा ऐसा हुआ। तो ये चीजें हैं दोस्तों, अनुवांशिकता के लक्षण जीवों में भी अलग अलग भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों अनुवांशिक। अब जनसंख्या गतिक क्षेत्र दोस्तों, जो पॉपुलेशन स्कोप है दोस्तों, जैसे जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। और जीव जंतु दोस्तों, यानी कि इतने ज्यादा जीव जंतु हैं, उनका पता लगाना कि कितनी प्रजातियां हैं, कितनी वनस्पति हैं दोस्तों, इन सब का भी अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, इकोलॉजी में दोस्तों। इन सारी चीजों का भी हम अध्ययन करते हैं किसमें, आपके इकोलॉजी में। मुझे लगता है दोस्तों अब सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका दोस्तों। प्रश्न दोस्तों आपसे कैसे बन सकता है, प्रश्न दोस्तों आपसे बन सकता है पारिस्थितिकी सिद्धांत के अंतर्गत गहन परिस्थिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि गहन परिस्थिति के अंतर्गत ऑप्शन दिया होगा प्रकृति केंद्रित विचारधारा का या मानव केंद्रित विचारधारा का, जिसमें और ऑप्शन दे दिया होगा सी दोस्तों, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि गहन परिस्थिति में हम अध्ययन करते हैं प्रकृति केंद्रित विचारधारा का। किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति केंद्रित विचारधारा का। आपसे पूछ सकता है सतही परिस्थिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो सतही परिस्थिति के अंतर्गत मानव केंद्रित विचारधारा को श्रेष्ठ माना जाता है, मानव केंद्रित विचारधारा को ही सब कुछ माना जाता है। तो वो चीज है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। और आपसे बन सकता है परिस्थिति के सिद्धांत किसने दिए थे, कब दिए थे, कब दिया था, 1972 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, वो दिया था अनिश नेस ने दिया था दोस्तों। परिस्थिति के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के,
गहन परिस्थिति और सतही परिस्थिति। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और कैसे बनेगा क्वेश्चन आपसे दोस्तों, पर्यावास का अर्थ पूछ सकता है। पर्यावास का अर्थ होता है जीव का आवास। क्या होता है दोस्तों? जीव का आवास। पर्यावास का अर्थ होता है जीव का आवास। निकेत का भिन्न भिन्न जीवों का पर्यावास एक हो सकता है। तो ये दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। टेलर ने दोस्तों क्या कहा? टेलर ने कहा कि इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का समस्त पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपसे दोस्तों पूछ लेगा कि बताइए किसने कहा कि इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन हम कर सकते हैं? तो वो क्या होगा दोस्तों, किसके अनुसार होगा? टेलर के अनुसार। कब कहा था उन्होंने? 1936 ईस्वी में कहा था दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपके प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि कंटेंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये किसने कहा था, ऐसे ही दोस्तों ऑप्शन दे देगा। टेलर ऑप्शन दे दिया, आपको हिकल दे दिया, यूजेन ओडम दे दिया। किसी का भी कंटेंट उठा के पूछ सकता है। जैसे ओडम का पूछ लिया कि प्रकृति संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, यह किसने कहा था? और 3 ऑप्शन ऐसे आपको दे दिया दोस्तों। तो ये किसने कहा था? यूजेन ओडम ने कहा था। आपको ऑप्शन दे दिया, ओडम दे दिया, हिकल दे दिया, और भी 2-3 ऑप्शन दे दिया दोस्तों। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी कंटेंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पॉइंट वाइज ही दोस्तों लाया जाता है मैटर, कि जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बहुत पढ़ने की आवश्यकता ना हो पड़े और पॉइंट वाइज ही एग्जाम में फंस जाए दोस्तों, कि क्या आ सकता है एग्जाम में। और समझ लीजिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार से पूछे दोस्तों। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होता है? जीवों के रहने का, निवास का अध्ययन जो किया जाता है वही क्या होता है? पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। और पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसके बारे में आप जैसे अध्ययन करेंगे दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जैसे वो पूछे घुमा फिरा के क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। दोस्तों ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजव्यवस्था, सारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में बहुत ही काम आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।